द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इज रेज टू हाइट nre फ्रॉम द अर्थ सरफेस। बहुत ही सिंपल है, nre हाइट तक उसको लेके जा रहे हैं अर्थ सरफेस से, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा ये होगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, तो सरफेस से हाइट एन आ रही है और सेंटर से सरफेस तक आ रही है, तो टोटल हाइट हो गई एन, टोटल सेंटर से जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई एन प्लस वन आ रही। ये होगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो वो होगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ई। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ई हमने ले लिया है कॉमन। जो अंदर बच रहा है वो बच रहा है वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। तो अगर हम एलसीएम लेंगे यहाँ से एन प्लस वन माइनस वन, तो ये बन जाएगा एन अपॉन एन प्लस वन। तो ये हो गया जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ई इंटू ये बना आपका एन अपॉन एन प्लस वन। ठीक, अब इसमें ऐसा करते हैं आर ई से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आर ई से डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर बना ये बन गया स्मॉल जी। तो ये आपका आंसर बना, ये बना एम जी आर ई टाइम्स एन अपॉन एन प्लस वन। तो ये बनेगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, आप इसको कह सकते हो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। A particle of mass small m is placed at the center of uniform spherical shell of mass 3m and radius capital R. Gravitational potential at the surface of the shell. समझना है क्या सिचुएशन है, एक शेल है और शेल के सेंटर पे एक और मास है। पार्टिकल का मास स्मॉल m है और शेल का मास 3m है और रेडियस जो दी है वो कैपिटल R दी हुई है और उसके सरफेस पे पूछ रहे हैं पोटेंशियल कितना होगा। तो सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो दोनों की वजह से होगा। सेंटर पे एक एम मास तो है ही, और जब आप शेल के बाहर हो, जब आप शेल के बाहर हो तो शेल के बाहर वाले सभी पॉइंट्स के लिए शेल ऐसे बिहेव करेगी जैसे कि शेल का पूरा मास शेल के सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। तो इस वजह से टोटल सेंटर पे मास जो कंसंट्रेटेड हो गया वो 4m के बराबर हो गया। तो नेट जो पोटेंशियल आया वो आया माइनस जी 4m अपॉन आर। सो हियर इज योर आंसर सी पार्ट। थोड़ा सा इसमें एरर है, जो मासेज हैं वो स्मॉल फॉर्मेट में है और यहाँ जो लिखा है वो कैपिटल, तो इसको भी आपको क्या कर लेना है स्मॉल। टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस स्मॉल आर। दो मासेज हैं उनका मास एम है, रेडियस आर है और कैपिटल स्मॉल आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछ रहे हैं एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है, एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है और ये लाइन कनेक्टिंग द स्फीयर है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आर है और मिड पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी आर बाई टू, ये डिस्टेंस भी कितनी होगी आर बाई टू। इसका मास भी एम है, इसकी अपनी रेडियस कैपिटल आर है, इसका मास भी एम है, इसकी अपनी रेडियस कैपिटल आर है। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल पूछ रहे हैं। तो जब आप किसी स्फीयर के बाहर होते हो तो वो स्फीयर ऐसे बिहेव करता है जैसे पॉइंट मास हो और अपने सेंटर पे कंसंट्रेट हो। इसी तरह से ये स्फीयर भी ऐसे बिहेव करेगा जैसे पॉइंट मास है और अपने सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। तो सेंटर वाले पॉइंट का, इस मिड पॉइंट का जो नेट पोटेंशियल आएगा वो दोनों की वजह से जो आएगा उसका टोटल कर देंगे। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर की तरह ऐड होगा। तो पहले वाले का कितना होगा, तो वो होगा माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर बाई टू और दूसरे वाले का भी कितना होगा माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर बाई टू। तो ये आपका आंसर जो आया वो आपका आया माइनस 4 टाइम्स जी कैपिटल एम अपॉन आर। सो हियर इज योर आंसर डी पार्ट। द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg और मून का मास दिया है 7.4 इंटू 10⁻22 kg और पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की आपको दी हुई है और डिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो ये कैलकुलेशन है वो आपको खुद ही करनी है। कैपिटल एम स्मॉल एम दोनों मास पता है, आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है और जी की वैल्यू भी दी है और आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। सारी वैल्यू डालो और डिस्टेंस यहाँ से कैलकुलेट कर लो। A particle of mass capital M is situated at the center of spherical shell of same mass and radius r. एक पार्टिकल है उसका मास कैपिटल m है, वो किसी स्फेरिकल शेल जिसका भी उसका भी मास कैपिटल m है और रेडियस r के सेंटर में सिचुएटेड है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 5r, r मिसिंग है वहाँ से 5r होना चाहिए, एट ए डिस्टेंस 5r फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 5r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा वो आपको निकालना। तो ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक शेल है और शेल के सेंटर पे एक मास है m और सेम मास की शेल है
और सेंटर से 5r डिस्टेंस पे यहाँ का पोटेंशियल पूछा गया। तो बहुत ही सिंपल है, शेल के अगर आप बाहर खड़े होगे तो शेल कैसे बिहेव करेगी, एक पॉइंट मास की तरह। वो पॉइंट मास कहाँ कंसंट्रेट होगा, उसके सेंटर पे। तो सेंटर पे टोटल मास कितना हो गया, m और m, 2m टोटल मास हो गया। डिस्टेंस 5r है तो पोटेंशियल बनेगा -g, टोटल मास हो गया 2m/5r। ठीक, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। इसमें कोई भी आंसर नहीं है तो आप नया आंसर खुद बना के लिख लो। ठीक है, -g 2m/5r। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द अर्थ डिपेंड अपॉन। एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो था आपका √2g⁻m/r। ठीक, तो इसमें मास किसका है, अर्थ का मास है, ये अर्थ की रेडियस है, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसमें जिस बॉडी को आप फेंक रहे हो उस बॉडी के मास पे एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड डिपेंड नहीं करती है। तो ये पूछ रहे हैं किस पे डिपेंड करती है, तो मास ऑफ द बॉडी, गलत, बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती। लोकेशन फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्टेड। ठीक है, अर्थ अगर यूनिफॉर्म स्फीयर है, ढंग से समझना, अर्थ अगर यूनिफॉर्म स्फीयर है और इस स्फीयर की सरफेस से ही कहीं ना कहीं आप फेंक रहे हो तो हर जगह जो एस्केप स्पीड की वैल्यू आएगी वो हर जगह क्या आएगी, सेम। हाँ, अगर आप किसी हाइट से फेंकोगे तो अलग बात है, डिस्टेंस सेंटर से बदल जाएगी। लेकिन अगर आप अर्थ की सरफेस पे घूम घूम कर अलग अलग पॉइंट से फेंक रहे हो तो सब जगह से एस्केप स्पीड क्या आएगी, सेम। तो ये भी प्रॉपर आंसर नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन पे तो डिपेंड करती नहीं है। ठीक, हाइट ऑफ द लोकेशन फ्रॉम वेयर इट्स बॉडी इज प्रोजेक्टेड, हाइट पे बिल्कुल डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 4th। ठीक, अब इंपॉर्टेंट बात क्या, 4th इसमें कोई है नहीं। ठीक, तो अब हम सेकंड वाले पे वापस लौट के आते हैं। अगर इसमें हम अर्थ का रोटेशन भी काउंट करें तो इक्वेटर से फेंकने के लिए अलग एस्केप वेलोसिटी चाहिए और पोल से फेंकने के लिए अलग एस्केप वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि इक्वेटर पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है तो इफेक्टिव ग्रेविटी वहाँ पे थोड़ा कम होती है। इसीलिए जितने भी मेजर कंट्रीज़ हैं उनके जो रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशंस हैं या सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशंस जो हैं वो जितना हो सके उतना इक्वेटर के पास रखे जाते हैं, जितना हो सके उतना इक्वेटर के पास रखे जाते हैं और जनरली ईस्ट कोस्ट पे ही रखे जाते हैं, ताकि अगर कोई मिस हैपनिंग हो तो वो समुंदर में जाके गिरे। अगर हम वेस्ट कोस्ट पे रखेंगे और अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है तो सैटेलाइट भी वेस्ट टू ईस्ट घूमेगी, और हमने वेस्ट कोस्ट पे रखा तो ईस्ट की तरफ उसके वहाँ पे लैंड होगी, और अगर लैंड पे जाके गिरेगा तो डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो जनरली इक्वेटर के पास रखे जाते हैं एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट कौन से कोस्ट पे रखेंगे हम, ईस्ट कोस्ट पे, वेस्ट कोस्ट पे नहीं। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा फिर, 4th भी सही हो जाएगा और फिर 3rd भी सही हो जाएगा। ठीक है, 4th और सेकंड, सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। The escape speed of a body on the Earth's surface is 11.2 km/s. The body is projected with thrice of its speed, the speed of body when it escapes the gravitational pull of the Earth. ठीक है, तो इसको थोड़ा ढंग से समझना है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से समझना है, और क्या फॉर्मेट है इसका और किस तरह से सेटल करते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। देखो, जैसे मान लिया ये अर्थ है और अर्थ की सरफेस से अगर आपने किसी को एस्केप वेलोसिटी के बराबर वेलोसिटी दी वी, तो ये मरते मरते इन्फिनाइट तक पहुंच जाएगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को मरते मरते एस्केप कर जाएगा। ठीक, जब ये इन्फिनाइट पे पहुंचेगा तब इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी रिमेनिंग नहीं रही होगी, क्योंकि एस्केप स्पीड एग्जैक्टली उतनी ही स्पीड होती है, मिनिमम स्पीड होती है जिससे वो जस्ट एस्केप कर पाए। ठीक, अब क्वेश्चन इस तरह से बनता है, जैसे मान लिया कि आपने कहा कि नहीं, हमने एस्केप स्पीड की डबल स्पीड दी है, तो अब बताओ जब ये इन्फिनाइट पे पहुंचेगा तो इसके पास अब जीरो स्पीड तो नहीं होगी, अब कुछ ना कुछ स्पीड होगी, कितनी होगी वो आपको पता लगानी। तो मेथड क्या है वो समझिए। मेथड ये है कि स्पीड से एस्केप नहीं होता है, एस्केप करने के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने स्पीड डबल करी तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 4 टाइम्स। लॉजिक कनेक्ट करते रहना, काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स, और 1 गुनी काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ खर्च हो ही जाएगी यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में। तो जब ये इन्फिनाइट पे पहुँचेगा तो 3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बची होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स बची है तो उसके पास जो स्पीड बची होगी वो √3 टाइम्स वी के बराबर बची होगी। ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तब भी आपको यही आंसर मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा मेथड थोड़ा फास्ट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने एस्केप वेलोसिटी के बराबर ही दी होती तो ये यहाँ पहुँचता, यहाँ पे कोई स्पीड नहीं बचती, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं बचती, ऑलमोस्ट वो रेस्ट में होता, बस मरते मरते इन्फिनाइट तक वो पहुँचा होता। अब आपने स्पीड को क्या कर दिया, डबल, तो काइनेटिक एनर्जी कितने गुना हो गई, 4 गुना, जितनी चाहिए थी उससे 4 गुना हो गई, खर्च तो लेकिन उतनी ही होगी, तो 1 गुना यहाँ खर्च होगी, तो बची कितने गुना काइनेटिक एनर्जी, 3 गुना। काइनेटिक एनर्जी अगर 3 गुना बची है तो स्पीड कितने टाइम्स बची होगी, √3 टाइम्स। एक और बार सेटल करते हैं इसको,
मान लिया आपने यहाँ पे जो स्पीड दी वो जितनी चाहिए थी एस के वेलोसिटी के 3 गुना टाइम्स दे दी, 3 गुना आपने स्पीड दे दी, तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो गई? काइनेटिक एनर्जी होगी 9 टाइम्स। खर्च कितनी होगी? एक टाइम ही खर्च होगी, तो बची होगी काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स बची होगी? 8 टाइम्स यहाँ काइनेटिक एनर्जी बची होगी। तो जो स्पीड बची होगी वो होगी √8 टाइम्स ऑफ वी। √8 टाइम्स का मतलब कितना हुआ? 2√2 टाइम्स ऑफ वी। वी कितना होता है? 11.2 किलोमीटर, तो ये आपका आ गया 22.4 √2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड उसके पास बची होगी और यही हमारा क्वेश्चन। क्लियर? Escape velocity for a body of mass 1 kg from the earth surface is 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। द escape velocity for a body of mass 100 kg। तो अभी हमने समझा escape velocity मास पे डिपेंड नहीं करती, उस मास पे जिसको आप फेंक रहे हो। अर्थ के मास पे डिपेंड करेगी, अर्थ की रेडियस पे डिपेंड करेगी, हाइट पे डिपेंड करेगी, और अर्थ का रोटेशन हम काउंट करेंगे तो लोकेशन पे भी डिपेंड करेगी, इक्वेटर से फेंका कि पोल से फेंका। ठीक है, एंगल पे डिपेंड नहीं करेगी, और जिस बॉडी को फेंका है उस बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करेगी। सो इट इज स्टिल 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। द मास ऑफ ए प्लानट इज 6 टाइम दैट ऑफ अर्थ। किसी प्लानट का मास अर्थ से 6 गुना है, और उसकी जो रेडियस है वो अर्थ से डबल है। एस के वेलोसिटी के बारे में पूछ रहे हैं। अगर अर्थ पे एस के वेलोसिटी वी है तो उस प्लानट पे क्या होगी? ठीक है, तो मास और रेडियस का खेल है, तो एस के वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2 टाइम्स जी कैपिटल M बाई आर। प्लानट का मास जो है वो 6 टाइम्स है, तो इंटू 6 हो गया, और रेडियस जो है वो डबल है, तो इंटू 2 हो गया। तो मुझे लगता है √3 बचेगा। तो √3, ये 2 तो फॉर्मूले का ही है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, जो एक्स्ट्रा है वो ये आ रहे हैं। तो √3 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। प्लैनेट पे जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो √3 टाइम हो जाएगी। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। v is the escape velocity and vo is the orbital velocity of a satellite for orbit close to earth surface। और उनमें रिलेशन क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल है। अगर अर्थ की सरफेस के क्लोज है ऑर्बिट, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है वो होती है √GM बाई आर। आर डालोगे कैपिटल आर, क्योंकि अर्थ की सरफेस के क्लोज है। और एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो होती है √2GM बाई आर। और हमें इनके बीच में रेशियो देखना है, तो वीई जो आ रहा है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, √2 टाइम्स वीओ के बराबर होगा। डी पार्ट। द सैटेलाइट एस इज मूविंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रही है। द मास ऑफ द सैटेलाइट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू मास ऑफ द अर्थ। मास सैटेलाइट का जो मास है वो बहुत ही कम है अर्थ के मास के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हमसे कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं, वो आपको समझनी है कि करके। द एक्सेलरेशन ऑफ एस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिधर फोर्स लग रहा होगा उधर ही एक्सेलरेशन है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर टू सेंटर फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर सेंटर टू सेंटर लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी अलोंग द सेंटर वाली लाइन के अलोंग ही होगा। तो पहला आंसर बिल्कुल ठीक है। सेकंड, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट अबाउट द सेंटर ऑफ अर्थ चेंजेस इन डायरेक्शन। नहीं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो ना वो डायरेक्शन ना वो मैग्नीट्यूड किसी में चेंज नहीं करेगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम केपलर का सेकंड लॉ है। सी पार्ट। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट वेरीज पीरियोडिकली विद टाइम। ये भी गलत है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। पोटेंशियल और काइनेटिक आपस में चेंज होती रहती है, कभी पोटेंशियल बढ़ जाती है, काइनेटिक कम हो जाती है। जब वो सैटेलाइट अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है और वो दूर की तरफ जा रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है, तो स्पीड कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, बट टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक, तो सी भी गलत हो गया। डी पार्ट में कह रहे हैं द लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। ये गलत है, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, ना डायरेक्शन में ना मैग्नीट्यूड में। आप इलिप्टिकल ऑर्बिट अगर सोचोगे, इलिप्टिकल ऑर्बिट में अगर सैटेलाइट घूम रही है तो कभी इसकी डायरेक्शन यहाँ है, कभी इसकी डायरेक्शन इधर है, कभी इसकी डायरेक्शन इधर है, कभी इसकी डायरेक्शन इधर है, और जो प्लैनेट होगा वो एक उसके फोकस पे होगा, तो डायरेक्शन भी अलग अलग है, इसलिए एंगुलर लीनियर मोमेंटम अलग अलग है। दूसरी बात, जब ये पास होता है तब इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, और जब ये दूर होता है सैटेलाइट तब इसकी स्पीड मिनिमम होती है। तो मैग्नीट्यूड भी लीनियर मोमेंटम का वेरी कर रहा है और उसकी डायरेक्शन भी वेरी कर रही है। तो एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या बनेगा? सिर्फ और सिर्फ ए पार्ट। इन ए सैटेलाइट इफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज टी, देन इट काइनेटिक एनर्जी और टी में क्या प्रोपोर्शन होगा वो आपसे पूछ रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, T² इज प्रोपोर्शनल टू R³। क्लियर? ठीक।
तो आर किसके प्रोपोर्शनल हुआ? तो ये जो आर है ये प्रोपोर्शनल हुआ टी की पावर 2/3 के। क्लियर? ठीक है। अब जरा काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो होती है सैटेलाइट की वो होती है ½ mv² और v होगा √gm/r का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जो आपकी आ रही है वो आ रही है G_M_m/2r। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और r टाइम की पावर 2/3 के प्रोपोर्शनल है। तो काइनेटिक एनर्जी टी की पावर -2/3 के प्रोपोर्शनल आया। यहाँ एक माइनस है जो अब शायद आपको दिख रहा होगा, डी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट सैटेलाइट्स? 3 स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट अगले पेज में मिलेगा आपको। इन 4 स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है ये पूछ रहे हैं। द सैटेलाइट कैन नॉट मूव इन एन स्टेबल ऑर्बिट इन ए प्लेन पासिंग थ्रू द अर्थ सेंटर। ये गलत है। सैटेलाइट उसी प्लेन में मूव करती है जो प्लेन में अर्थ का सेंटर लाई करता है। क्यों? ऐसा क्यों जरूरी है? ऐसा इसलिए जरूरी है समझना आपको ढंग से। जैसे मान लीजिए अर्थ है, ठीक। अब मैं आपसे कहूँ कि सैटेलाइट भाई इस सर्कुलर प्लेन में मूव कर रही है, इस सर्कुलर प्लेन में अर्थ का सेंटर ही नहीं है, तो ये हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट पे लगने वाला जो फोर्स होगा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स वो इस लाइन के अलोंग लग रहा होगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो सेंटर से अवे लगता है। तो ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल आउट ही नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये डायरेक्शन में अपोजिट ही नहीं है। तो सैटेलाइट का जो प्लेन होता है, जिस प्लेन में सैटेलाइट घूमती है, उस प्लेन में ही अर्थ का सेंटर लाई करता है। क्लियर? तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड इन एन इक्वेटोरियल प्लेन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होती हैं जो अर्थ के साथ ही घूमती हैं, उनका टाइम पीरियड 24 आवर होता है, वो अर्थ के ही इक्वेटोरियल प्लेन में होती हैं, ठीक है। और जियो सिंक्रोनस किसी भी प्लेन में हो सकती हैं, बट उन सभी प्लेन में अर्थ का सेंटर लाई करेगा। लेकिन जियो स्टेशनरी होती हैं वो डेफिनेटली किस प्लेन में होती हैं? इक्वेटोरियल प्लेन में। तो ये आंसर आपका करेक्ट है, बी पार्ट आपका करेक्ट है। वी कैन यूज जस्ट वन जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन अराउंड द ग्लोब। बिल्कुल ही गलत है। ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए आपको बहुत सारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यूज करनी पड़ती है, तो ये भी गलत है। इसका आंसर सही पार्ट क्या बनेगा? बी पार्ट।